सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। भाषा है क्या? ठीक, बहुत सारे हम नए क्वेश्चंस करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली भी पूछे गए हैं और नए तरीके से बन भी सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं भाषा की, यानी लैंग्वेज जिसको हम इंग्लिश में कह रहे हैं, ठीक, भाषा क्या है भाई? भाषा विचार विनिमय का एक साधन है, यानी हमारे जो थॉट्स हैं उनको कन्वे करने का एक माध्यम है। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, या समझने और समझाने का माध्यम है, अपनी बात को संप्रेषण का माध्यम है ना? तो भाषा क्या है? विचार विनिमय का एक माध्यम है। विचार विनिमय यानी अपनी बात को कम्युनिकेट करने का, विनिमय का साधन है, ये कह सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें, ये एक बात हो गई। संप्रेषण का माध्यम है, ये इसकी विशेषताएं हैं एक तरह से, यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं। संप्रेषण का माध्यम है, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है ना? अपनी बात कहना और दूसरे की बात सुनने का एक जरिया है। इतनी बात क्लियर है सभी को? तो भाषा बेसिकली एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी बात कह पाते हैं, सुन पाते हैं सामने वाले की बात, और विचार, और सिर्फ विचार विनिमय का ही साधन नहीं है, ये सोचने समझने, चीज़ों को फील करने का भी एक साधन है ना? अनुभव करने का भी एक साधन है, हमारी समझ को बढ़ाने का भी एक साधन है। विचार विनिमय का साधन तो है ही है, लेकिन सिर्फ विचार विनिमय का साधन है, ये बात कहना एकदम गलत होगा, निहायत ही गलत बात होगी ऐसा कहना। ठीक है बात। अब बात करें तो भाषा के कई सारे रूप हो सकते हैं। ये बात हमने समझी है कि भाषा लिखित होती है, मौखिक होती है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सांकेतिक होती है। तो भाषा के कई सारे रूप हो सकते हैं। ठीक है, भाषा, लिखित भाषा, सबसे पहले हम मौखिक कहेंगे। जो प्राइमरी यानी प्राथमिक रूप है भाषा का, वो मौखिक भाषा है। ठीक है, जिसको हम ओरल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, ओरल फॉर्म। लिखित यानी रिटन फॉर्म, भाई भाषा को हम सुन करके, बोल करके, लिख करके इसी तरह से तो यूज करते हैं। और है एक सांकेतिक रूप, सांकेतिक यानी सिंबॉलिक फॉर्म भी है लैंग्वेज की एक। संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये तीन मेन फॉर्म्स हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मतलब हम अपनी बात को कैसे कन्वे कर सकते हैं? बोल करके, ओरली। ठीक है बात, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, है ना? आप आपस में बात करते हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वॉइस नोट पे बात कर रहे हैं, है ना? कोई रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। दूसरा लिखित रूप है। लिखित रूप बोले तो जिसमें हम लिपि के माध्यम से, यानी स्क्रिप्ट के माध्यम से, यानी वर्णों का या शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात को लिख रहे हैं। लिखित रूप ऑब्वियसली ज़्यादा स्थायी है, ज़्यादा परमानेंट है, स्टेबल है। अगर मैं बात करूं मौखिक रूप के, भाई आज मैंने कुछ बोला और कल को कुछ और बोल दिया। आज कहा कि कल आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे और कल कह दिया मेरे पास तो नहीं है। लेकिन अगर मैं यही बात मैंने लिख के दी और अपने साइन करके दी और एक ऑन पेपर्स अगर यही बात हुई है तो मेरे मुकरने पे बहुत सारे लीगल एक्शंस हो सकते हैं। तो इसलिए लिखित रूप ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है, आप देखते हैं जिंदगी भर जो आपके जमीन जायदाद और ऑफिशियल वर्क हैं जितने भी, सब लिखित भाषा में इसीलिए होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा स्थायी है। इसका रूप स्थायी है, इतनी आसानी से परिवर्तन संभव नहीं है। बहुत सारे अमेंडमेंट लगते हैं अगर संविधान में भी कोई परिवर्तन करना हो तो। ठीक, जबकि मॉरल या मौखिक भाषा जो है वो अस्थायी है, बहुत ही आसानी से परिवर्तन संभव है, अपनी बात से मुकरना बहुत आसानी से संभव है यहाँ। ठीक, सांकेतिक भाषा की अगर हम बात करें तो इस संकेतों में जो हम एक्सप्रेशन या जेस्चर्स के माध्यम से, है ना, मैंने कहा ये, दैट्स इट, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपको पता लग गया, हाँ, है ना। कोई ये कह रहा है तब भी आपको समझ में आ रहा है कि सिंबल क्या है, जैसे आप YouTube पे ही फिलहाल देख रहे हैं। ठीक, तो सांकेतिक भाषा यानी आप संकेतों के माध्यम से, आप अपने हाव भाव से भी जो बात कह रहे हैं वो उस तरह से भी आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, है ना। आप आंखें देख के पहचान लेते हैं भाई इंसान गुस्से में है कि प्यार में है कि किस में है। ठीक है, वो एक्सप्रेशन से आप समझ जाते हैं। कोई कह रहा है ऐसे, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब सांकेतिक भाषा है। ठीक, तो मौखिक भाषा की अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी रूप है, यानी प्राथमिक रूप है भाषा का। सबसे पहले अगर हम बात करें जो ओल्डेस्ट फॉर्म है वो सिंबॉलिक और मौखिक ही है, बाद में लिखित आई है। तो प्राथमिक रूप है भाषा का मौखिक भाषा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, हमें समझ में आ रही है इतनी बात? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, दर्द, दुख हो रहा हो तो बताओ इस बात को समझने में। अगर हम बात करें तो लिखित भाषा से बात आती है लिपि की।
लिपि मतलब जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट है ना, गुरुमुखी एक स्क्रिप्ट है जो पंजाबी के लिए यूज होती है, आपकी जो इंग्लिश है वो रोमन स्क्रिप्ट है। तो अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग लिपि यूज होती हैं, ठीक है, लिपियों का प्रयोग होता है। अब इस बात से मतलब ये नहीं है कि एक भाषा एक ही लिपि में, मतलब ऐसा नहीं है कि एक लिपि में एक ही भाषा है। जैसे देवनागरी जो स्क्रिप्ट है या लिपि है उसमें संस्कृत भी है, उसमें हिंदी भी है, तो एक लिपि में कई सारी भाषाएं हो सकती हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है आपके सामने, ये हटा दिया जाए, समझ में आ गई ना इतनी बात तो, ठीक। भाषा के रूप मौखिक, लिखित, सांकेतिक। प्राथमिक रूप जो है वो मौखिक है। मौखिक जो है अस्थाई होता है, इंस्टेबल होता है। अगर मैं बात करूं लिखित की तो ये ज्यादा स्थायी होगा मौखिक की अपेक्षा, ठीक। सांकेतिक की बात हमने करी ली, हम अपने संकेतों या हाव भाव के द्वारा अपनी बात को कन्वे करते हैं, ठीक है बात। अगर हम बात करें लिखित भाषा में लिपि की या स्क्रिप्ट जिसको हम कह रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आता है कि भाषा व लिपि के बीच क्या कोई निश्चित संबंध है? लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध है, यानी कोई फिक्स्ड रिलेशनशिप है? बताइए एक बार, कोई भी अगर बताने की इच्छा रखता हो। तो भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता, ठीक है। आप चाहें तो हिंदी में पूछ सकते हैं कैसे हो, और इसी को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो जो कि रोमन स्क्रिप्ट है, कैसे हो। तो कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, ये बहुत हद तक संभव है, और कोई खास या कोई निश्चित संबंध नहीं होता भाषा और लिपि के बीच में, ये बात हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भाषा और लिपि के बीच में कोई भी निश्चित संबंध नहीं होता, और कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, ये बात बहुत हद तक संभव है, थोड़े बहुत फेरबदल के साथ लिखी जा सकती है। जैसे वैसे तो ये हिंदी का शब्द है कैसे हो, देवनागरी में भी लिख दिया और रोमन में भी लिख दिया, है ना। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, थोड़े बहुत फेरबदल के साथ, ठीक। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हम कहेंगे देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी, ठीक है बात। संविधान में अगर हम बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र हुआ है, इसलिए आपके बहुत सारे पेपर 22 भाषाओं में होते हैं। और अगर हम बात करें हिंदी लैंग्वेज की, ये काम की बातें बता रही हूं मैं आपको। हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा की हम बात करें, अगर लैंग्वेज की बात कहाँ हुई है, कौन सी अनुसूची में, स्केड्यूल में, तो 8th स्केड्यूल या 8वीं अनुसूची में संविधान की बात हो रही है। यहाँ हिंदी की बात हुई है, सॉरी भाषाओं की बात हुई है अगर मैं कहूँ, ठीक है। और कितनी भाषाएं हैं? तो हम कहेंगे आज की डेट में 22 भाषाओं का जिक्र है, ठीक है, 22 लैंग्वेजेस, ठीक। हिंदी किस आर्टिकल के तहत आती है? तो हम कहेंगे आर्टिकल 343 यानी अनुच्छेद 343। इंग्लिश में लिख देती हूँ उसको, ज्यादातर लोगों को ऐसे ही समझ में आ जाएगा, आर्टिकल 343, ठीक है। और इसके आर्टिकल 343 के पैरा 1 में ये कहा गया है कि हिंदी हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कौन सी भाषा है? राजभाषा है। अभी इस पे आएंगे कि राष्ट्रभाषा क्या है क्या नहीं है, बट अभी के लिए आप इतना याद रखेंगे, आर्टिकल 343 में जिक्र हुआ है। और आर्टिकल 351 में, आर्टिकल 351 में बात हुई है कि इसके प्रचार प्रसार के लिए भरपूर कोशिशें की जानी चाहिए हिंदी भाषा के, ठीक है। इतनी बात हम सभी को क्लियर है या कोई दिक्कत हो रही है ये बात समझने में, है ना? तो इतनी बात क्लियर है। अच्छा, एक रूप अभी हमने पढ़ा, जनरली हम समझते हैं हमने मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप की बात की। एक चीज होती है मानक भाषा, ये आपने सुना होगा, मानक भाषा, ठीक। एक बात है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, लिख देते हैं दूसरी चीज को, क्षेत्रीय भाषा। बहुत आसान सी बात है, 15 नंबर यूं के यूं ही आ जाएंगे आपके, ठीक है, चैप्टर वाइज करेंगे। मानक भाषा की अगर हम बात करें तो मानक भाषा मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जो ऑफिशियल वर्क में यूज होती है, जो आपके राजकाज के काम में यूज होती है, जो आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं जनरली, या बुक्स में पढ़ रहे हैं, साहित्य की भाषा है, ठीक। वो हमारी मानक भाषा या स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, या जैसे जिस भाषा का प्रयोग मैं अभी जनरली कर रही हूँ वो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। वो कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं है, नहीं तो हो सकता है मैं जिस क्षेत्र से हूँ उस क्षेत्र की भाषा अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो वो क्षेत्रीय भाषा हो जाएगी, हिंदी के आसपास ही होगी, लेकिन उसका टच चेंज हो जाएगा, ठीक है, लैंग्वेज।
वो लैंग्वेज जिसमें राजकाज के काम किए जाते हैं, ऑफिशियल वर्क किया जाता है, न्यूज़पेपर्स या फिर आर्टिकल्स या फिर मैं कहूँ साहित्य, जो किताबी भाषा एक तरह की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लैंग्वेज की, ठीक है। पढ़े लिखों की भाषा एक तरह से कह दिया जाता था पहले इसको, है ना, एक ऐसा वर्ग जो स्टैंडर्ड हिंदी बोले, या कोई भी भाषा मानक रूप हो सकता है भाषा का। दूसरा है क्षेत्रीय भाषा या क्षेत्रीय रूप भाषा का, ठीक। क्षेत्रीय मतलब रीजनल, भाई ये आपके रीजन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हरियाणा में चले जाइए तो वहां खड़ी बोली का इस्तेमाल हो रहा है, या कोई भी एक भाषा में परिवर्तन होता रहता है। तो रीजनल फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। मानक भाषा क्या है और क्षेत्रीय भाषा क्या है। क्षेत्रीय भाषा वही जिस क्षेत्र में बोली जाती हो, अपने स्वाद अनुसार यूज कर लेते हैं लोग, है ना। जैसे मुख सुख देते हैं हम कई बार, दिमाग को कई लोग दिमाग बोलते हैं, है ना। तो ये मुख सुख देने वाली बात है, यानी हम अपने मुंह को आराम दे रहे हैं, या फिर हमारे रीजन में ऐसा ही चलता है। लेकिन मानक हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो दिमाग हुआ, फिर दिमाग नहीं हुआ, फिर बादाम नहीं हुआ, बादाम हुआ, ठीक है। ये एक बेसिक बात हुई। ठीक है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड हिंदी, ये कह सकते हैं। देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा या फिर साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, या केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। बताइए एक बार। अब ये ऑप्शंस इन्होंने थोड़े से टेढ़े दे दिए हैं, तो इस केस में आपको ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा आंसर करते हुए, ठीक है। बात सी बी सब मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। देखो, साधारण बोलचाल की भाषा तो हो नहीं सकती, मानक हिंदी हम कितना ही इस्तेमाल करते हैं साधारण बोलचाल में। अभी हमने बहुत बार डिस्कस किया था साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, जो हमारे लिटरेचर की लैंग्वेज है, जो हमारे ऑफिशियल वर्क की लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें हमारा ऑफिशियल काम हो रहा है, लिखाई पढ़ाई का काम हो रहा है, दैट इज साहित्यिक भाषा या साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा कह दिया जाता था, टेक्निकली गलत नहीं होगा, बट बेहतर ऑप्शन अगेन। केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा, ये भी कहना गलत होगा, ठीक है। बी और सी बहुत क्लोज हैं और आंसर दिया जा सकता था, सी के साथ भी लोग जा सकते थे, बट बेहतर ऑप्शन हमारे सामने यही है, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। अभी के लिए हम इसी के साथ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अगर इसमें कोई बदलाव होगा तो मैं बता दूंगी। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये तो। देखो एक बार, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। देखिए, गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या खरोष्ठी। सिंपल आंसर है देवनागरी, इसी में संस्कृत लिखी जाती है। गुरुमुखी पंजाबी की बात हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सारी चीजें करनी है तो फटाफट चलेंगे स्पीड में। वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। अभी वाणी की बात हमने की थी। वाणी आप समझ रहे हैं, यानी भाषा का मौखिक रूप, जो हम मुंह से बोल करके बात कर रहे हैं, ठीक है, लिखित भाषा की बात नहीं हो रही। तो वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। गौड़ होती है, स्थिर होती है, अस्थायी या स्थायी। ऑब्वियसली अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है। मौखिक भाषा या वाणी जो हमने बोल दिए हैं अपने शब्द, उनको परिवर्तित करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की अपेक्षा काफी तेजी से बदलती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे, जो भी नेक्स्ट हमें सीखना है आज के सेशन में। भाषा के विविध रूप, भाषा के कई सारे रूप हो सकते हैं। अब इसमें हमने मौखिक, लिखित, सांकेतिक ये सब तो पढ़ लिया, मानक भाषा पढ़ ली, ठीक। अगर हम बात करें तो भाषा के विविध रूप में अब हम 3 पढ़ रहे हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। मातृभाषा की अगर हम बात करें तो मातृभाषा वो भाषा है, यानी जिसको हम मदर टंग कह देते हैं, मदर टंग। मातृभाषा वो भाषा है जो हम अपने घर में सीख रहे हैं, जो हमारी माँ की बोली एक तरह से, या हमारे घर में जो बोली जाती है। माँ की बोली या मदर टंग का मतलब ये नहीं है ऐसे ही, मतलब अगर हम मजाक में देखें कि मतलब रेड है जो आपकी बहुत ही वाहियात पीछे है ये, ठीक है। मदर टंग मतलब जो आपके घर में बोली जाने वाली भाषा है, जो आपकी मातृभाषा है, ठीक। तो हो सकता है मेरे घर में हिंदी बोली जाती हो तो हिंदी है, किसी के घर में कन्नड़ बोली जाती हो तो कन्नड़ा है, किसी के घर में संस्कृत बोली जाती हो, इंग्लिश बोली जाती हो तो इंग्लिश है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मातृभाषा या मदर टंग वो भाषा जो हम अर्जित करते हैं अपने एनवायरनमेंट से, जो स्वाभाविक रूप से हम सीख जाते हैं, जो नेचुरली हम सीख जाते हैं बिना एफर्ट के। कैसे सीखी जाती है? स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से नेचुरली हम सीख लेते हैं अपने एनवायरनमेंट से। इसके लिए ना हमें कोई किताब पढ़ने की जरूरत होती है और ना कहीं विदेश जाने की जरूरत होती है, अपने घर में हम सीख जाते हैं। हमारे घर की जो भी भाषा होती है उसको हम मदर टंग कह रहे हैं। क्लियर बात है? मातृभाषा।
राष्ट्रभाषा की अगर हम बात करें जिसको पूरा राष्ट्र बोले, तो भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ये मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, टेक्निकली हम बोल देते हैं जस्ट, और कई जगह पे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। अगर आप बात करेंगे राजभाषा की, तो राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है। ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ना होकर के राजभाषा है, यानी हिंदी क्या है, राजभाषा है। ठीक, ये कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 343 में, दिख पा रहे हो ना यहाँ तक। आर्टिकल 343 के पैरा नंबर 1 में ये बात हुई है कि हिंदी क्या है, राजभाषा है। ठीक है, राष्ट्रभाषा एज सच कोई नहीं है, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं तो इस राजभाषा के साथ साथ आप एक और बात ध्यान रख सकते हैं, एक और चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कि हिंदी राजभाषा तो है ही, एज पर आर्टिकल 343 राजभाषा की अगर हम बात करें तो भारत में राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ओला बोला जाता है, 1961 और 62 का ये एक्ट है, एक बार चेक कर लेना ये। ठीक, तो राजभाषा हिंदी है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल या अनुच्छेद 343 क कह लीजिए या 1। ठीक, अगर हम बात करें तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज या सहकारी, इसी एक्ट के तहत सहकारी राजभाषा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या है, AOL लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो वो इंग्लिश है, ये भी हम ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 343 में ही जो 2 नंबर पैरा है उसके तहत। ठीक है, तो सहकारी राजभाषा या एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हमारी इंग्लिश है, बाकी ऑफिशियल वर्क जो है हमारा वो हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है अनुच्छेद 343 के अनुसार। 1963 है ना, वेरी गुड। ठीक है, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, यानी सहकारी भाषा, जो भी इसको एक्ट कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत ही है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के लिए एसोसिएट ऑफिशियल एक्ट कोई अलग से बना हुआ है, सेम एक्ट में दोनों की बात हुई है। कुल मिला के बात ये है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आगे बढ़ेंगे, समझेंगे चीज़ों को। राजभाषा क्या है, हिंदी है, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, मातृभाषा कोई भी हो सकती है जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते होंगे। अब भाषा अर्जन और अधिगम की बात करेंगे, 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं यहाँ से। ठीक, अगर हम बात करें भाषा अर्जन, ये इंग्लिश में भी सेम रहेगा आपके लिए ये टॉपिक, इवन ये सेशन आपको हर एक लैंग्वेज में हेल्प करेगा। ठीक, भाषा अर्जन इवन CDP में भी आता है। भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन, एक्विजिशन। ठीक, भाषा अर्जन। ठीक, भाषा अर्जन मतलब आपने एकत्रित कर लिया, कहीं से कुछ एक्वायर कर लिया। ठीक, जैसे ये हमें बेसिकली विरासत में मिलती है एक तरह से, मतलब हम आते हैं और भाषा को ग्रहण करते हैं, ये कह सकते हैं। एक्वायर करते हैं हम, विरासत कहना गलत शब्द होगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन जाता है टेढ़ा सा, तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो भाषा अर्जन क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और बच्चे का अपनी मातृभाषा को बोलना क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है। भाई जो भाषा उसने आसपास सीखी है उसी को तो बोलेगा वो, तो कभी भी मदर टंग को, मातृभाषा को हमें इग्नोर नहीं करना होता या हमें रिजेक्ट नहीं करना होता। क्लासरूम में हम हमेशा कहेंगे ठीक है, बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है अपनी बात को अभिव्यक्त करने में, और हमें बच्चे की अभिव्यक्ति को यानी एक्सप्रेशन को हमेशा प्रमोट करना है, हमेशा बढ़ा चढ़ा करके मौका देना है कि वो अपनी बात को अभिव्यक्त करे, चाहे किसी भी शब्द में करे, किसी भी भाषा में करे। ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लो, इन हाथों का इस्तेमाल करो लिखने के लिए, दिमाग में चीजें तभी रुकेंगी। चलें आगे बढ़े। देखिए, स्वाभाविक रूप से हम भाषा को अर्जित कर लेते हैं। ठीक, ये क्या है, एक अचेतन प्रक्रिया है, यानी अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस अचेतन प्रक्रिया है। इसके लिए हमें कोई स्कूल, किताब, टीचर की जरूरत नहीं होती, हम स्वाभाविक रूप से नेचुरली अपने हमारे घर में कोई भी भाषा जो बोली जाती है उसको अर्जित कर लेते हैं। भाषा अर्जन की क्षमता हमारे अंदर जन्मजात होती है, ऐसा नॉम चॉम्स्की कहते हैं। ठीक है,
अगर हम बात करें तो ये अचेतन प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके लिए ना किसी किताब ना किसी टीचर की जरूरत होती है। इसको हम अर्जन में हम अपनी बात स्वाभाविक रूप से कहना सीख जाते हैं। इतने बच्चा 3-4-5 साल का होता है वो अपनी मातृभाषा में अपनी मातृभाषा को अर्जित कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। कहाँ से होती है ये एक्वायर? इसमें सबसे बड़ा जो मेन रोल है वो है परिवेश का, किताबों का नहीं, परिवेश का, जो माहौल है। तो समृद्ध माहौल देने की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करे। इंग्लिश को भी आप एक्वायर कर लेते यदि आप अमेरिका में रह रहे होते या आपके आसपास इंग्लिश बोली जा रही होती। बच्चा कई भाषाओं को एक्वायर कर सकता है यदि उसे वैसा माहौल मिले, वो भाषा को अर्जित कर सकता है नेचुरली, बिना किसी समस्या के। तो परिवेश यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है, यहाँ माहौल जरूरी है, समृद्ध माहौल होना जरूरी है। भाषा एनवायरमेंट से आती है और एनवायरमेंट मिलेगा तो भाषा अर्जित हो जाएगी। इसके लिए किताबों की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। माहौल से आ जाती है ये। दूसरा शब्द है अधिगम। अधिगम मतलब लैंग्वेज लर्निंग, वो थी एक्विजिशन, यानी एक्वायर किया आपने बिना किसी एफर्ट के, नेचुरली, अचेतन रूप से। यहाँ आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, यहाँ आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी, अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। किसमें? ये अभ्यास से आती है, प्रैक्टिस से आती है, कई बार ट्रेनिंग से आती है। अगर मैं बात करूं इसमें, यहाँ आपको जरूरत पड़ सकती है किसकी? शिक्षकों की आवश्यकता पड़ सकती है ना, पुस्तकों की आवश्यकता पड़ सकती है। एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए, यानी ऐसा माहौल जिसको बनाना पड़ेगा आपको, जहां पे बच्चा प्रैक्टिस करे, सीखे, पढ़े, समझे, जाने, वर्ड मीनिंग, ये वो, कोई भी आप जो आपकी मदर टंग है उसको आप हमेशा एक्वायर करते हैं, जो आपकी मातृभाषा होती है उसको आप अर्जित करते हैं। लेकिन दूसरी भाषा जैसे इंग्लिश हो सकती है आपके लिए, उसको आपको सीखना पड़ता है। आप ABCD उसका पूरा अल्फाबेट सीखते हैं, फिर उसके बाद आप उसको पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, तब जाकर के आप उसको यूज करना सीख पाते हैं, ठीक। तो इसमें अभ्यास की जरूरत होती है और ये सचेतन प्रक्रिया है, यानी कॉन्शियस एफर्ट है। इसमें आपको कॉन्शियस होकर के, अचेतन मतलब आपने कोई ध्यान नहीं दिया, आपने बस मम्मी को देखते देखते के दूध पिएगा बच्चे तो वो बोलना शुरू कर दिया, है ना। आपने आसपास देखते देखते आप भरना शुरू किया और फिर आपने बोलना शुरू कर दिया, यानी अचेतन रूप से आपका ध्यान भी नहीं गया और आपने सीख लिया। लेकिन सचेतन मतलब आपको एफर्टफुली याद रखना पड़ेगा कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है, किस किताब से पढ़ा था। टीचर्स की, बुक्स की, माहौल की तो भूमिका होती है भाषा को सीखने में, चाहे वो कोई भी रूप हो भाषा का। आगे बढ़ेंगे, भाषा अर्जन एवं अधिगम। अगर हम अंतर की बात करें तो अभी हमने समझा यहाँ ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, यानी स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। अर्जन की बात कर रहे हैं हम। वहीं अगर हम बात करें किसकी, तो ये एक अभ्यासरत या अभ्यासपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ आपको प्रॉपर अभ्यास करना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो ये अचेतन होता है, अचेतन यानी अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस जो भी मिल जाए आपको, और ये सचेतन होगा, प्रॉपर आपको ध्यान रख करके सीखना पड़ेगा। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है पर्यावरण का या वातावरण का आपके, ठीक है। जो भी भाषा आपके एनवायरनमेंट में बोली जाएगी आप एक्वायर कर लेंगे। 3-4-5 स्कूल आने से पहले बच्चे अपनी भाषा में अपनी बात को कहना सीख जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये आपकी पुस्तकें, शिक्षक, ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। शिक्षण विधियाँ, किस विधि से आपको सिखाई गई है, ये सब इम्पॉर्टेंट होगा। इसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, ये नेचुरल सी बात है, ठीक है जी। आप मातृभाषा को या पहली भाषा को, जो भी आपकी मातृभाषा होती है, उसको आप जनरली एक्वायर करते हैं, यानी अर्जित करते हैं। दूसरी भाषा को आपको सीखना पड़ता है, जैसे इंग्लिश हो सकती है। अगर माहौल मिलेगा तो आप दोनों भाषाओं का अर्जन कर सकते हैं, संभव है, ठीक है, संभव है। इतनी बात हमारी क्लियर है या कोई दिक्कत हो रही है इस बात को समझने में? मुझे बताओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, और अभी से स्क्रीनशॉट पे मत जाओ, अभी तो वो टाइम है जब आप एफर्ट करके सीखो। स्क्रीनशॉट का टाइम आएगा पेपर से कुछ दिन पहले। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी आपको लैंग्वेज एक्वायर करनी है। अर्जित लिखा है, अधिगम नहीं लिखा, लर्निंग नहीं लिखा, एक्विजिशन लिखा है। उचित नहीं है यानी सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, यह एक सह प्रक्रिया है, यानी एक ऐसी प्रोसेस है जो साथ में चलती है किसी के। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। भाई नियम रटने की जरूरत नहीं पड़ती, नियम की जरूरत कहाँ पड़ेगी? अधिगम में पड़ेगी। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, अगेन बनाना तो खैर हमें कहाँ ही सिखाया जाता है, ठीक। आंसर क्या होगा? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ये बात तो सही है, बट हमसे पूछा क्या है? सही नहीं है। देख रहे हो, आज मेरा भी ध्यान नहीं गया कि नहीं पूछा है हमसे। तो यह एक सह प्रक्रिया है।
सहज होगा ये, जहाँ तक है सहज मतलब नेचुरल, ठीक है, बात ठीक है, स्वाभाविक है, ठीक है, ठीक है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, हाँ कह सकते हो आप कि अलग से नहीं सीखना पड़ता। आत्मसात का मतलब है भर लेते हैं अपने अंदर, इंटरनलाइज कर लेते हैं। आपको पता होता है कि आप सही बोल रहे हैं, वो आपने नियम अलग से नहीं पढ़े, ऑटोमेटिकली इंटरनलाइज कर लिए, भर लिए, आत्मसात कर लिए, ऐड कर लिए बिना जाने। लेकिन बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये बात कहना गलत होगा। इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ध्यान से पढ़िएगा, हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है यहाँ से जो आप पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में नहीं लिखा था, यही मैंने मिस कर दिया था, मैं भी गलत आंसर की तरफ जा रही थी, ठीक है। फ्लो में ऐसा होता है, कई बार आपसे भी होगा पेपर में। डी ऑप्शन सही है क्योंकि वही गलत है और पूछा ही गलत है, इसीलिए ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार। ये पता नहीं सैकड़ों बार पूछा जा चुका है आपके पेपर में अलग अलग टाइम पे। भाषा अर्जित मतलब एक्वायर करना, और सीखना यानी अधिगम यानी लर्निंग करना। इन दोनों के बीच में मुख्य आधार अंतर का बताइए। पहला ऑप्शन है भाषा की पाठ्यपुस्तकें, यानी आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं। भाषा का उपलब्ध परिवेश यानी जो अवेलेबल एनवायरनमेंट है। या फिर थर्ड ऑप्शन भाषा की जटिल संरचनाएं, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। या भाषा का लिखित आकलन यानी जो आपका रिटन असेसमेंट है लैंग्वेज का। तो ये बात बिल्कुल आसान है, भाषा का उपलब्ध परिवेश एनी डे। जो मेन डिफरेंस है लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन का, वो है हमारा एनवायरनमेंट। भाई आज हम इंग्लिश अगर फ्रिक्वेंटली नहीं बोल पा रहे, दैट मीन्स हमें एनवायरनमेंट नहीं मिला, नहीं तो हम अर्जित कर लेते इंग्लिश को भी। भाषा ही तो है, कौन सा तोप चीज थोड़ी कोई। जैसे हमने हिंदी को एक्वायर कर लिया, अर्जित कर लिया, वैसे हम इंग्लिश को भी कर लेते। तो उपलब्ध परिवेश है मेन। पाठ्य पुस्तकें तो हम बाद में चल करके हिंदी की भी सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो मेन जो अंतर का आधार है वो है उपलब्ध परिवेश यानी एनवायरनमेंट का मिलना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। भाई प्राथमिक स्तर पर आप हिंदी भाषा सिखा रहे हैं, जिसमें रूल्स वगैरह भी सिखा रहे होंगे, ठीक है। पढ़ाने सिखाने की बात हो रही है, यानी प्रॉपर लर्निंग की बात हो रही है। तो भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान भाषा शिक्षक का होगा, ये जहाँ तक है कि टीचर का जो नॉलेज है। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, या कक्षा में लिखित आकलन। देखो कभी भी लैंग्वेज की बात आए ना, तो परिवेश से ऊपर कुछ नहीं होता। अगर आप लैंग्वेज लर्निंग भी करा रहे हैं और अच्छा माहौल आपने दे दिया, बच्चों को मौका मिल रहा है आपस में डिस्कस करने का, उसकी बात आप सुन रहे हैं, अपनी बात आप कह रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, प्रिंट समृद्ध परिवेश, जहां खूब सारी पिक्चर्स लगी हो, स्टोरीज हो, कहानियां हो, छपी हुई हो चीजें, वो सबसे अच्छा एनवायरनमेंट है। क्योंकि जितना प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होगा, ये इंग्लिश में भी एज इट इज ही पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सी ऑप्शन है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, चाहे वो टीचर की नॉलेज हो, चाहे वो पाठ्य पुस्तकें हो, चाहे वो आकलन हो, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट जब बात भाषा की आती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चे बोलचाल की भाषा में, ये वैसे देखने को 4 है, इससे पहले भी हम 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि, ये भी तो हमने अभी डिस्कस किया था कि बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर के आते हैं, मतलब क्या हुआ इस बात का कि वो बोलचाल की भाषा बोल सकते हैं स्कूल आने से पहले ही, सिंपल बात है। तो बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, ये है इसका मतलब, या फिर बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ये मतलब है। या फिर सी ऑप्शन, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, यानी जो वो एक्सपीरियंस लेकर के आए उसको यूज करें, उनको डिस्कशन डिबेट इन सब में डालें, उनकी बात को सुने, एक्सप्रेस करने के लिए कहें, अभिव्यक्त करें वो अपनी भाषा में, जो भी भाषा उनको आती है, अपने विचारों का विमर्श करें, है ना, ये सारी चीजें संप्रेषण करें, यानी कम्युनिकेट करें अपनी भाषा में। बच्चों की भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, ऐसा कभी नहीं होता। बच्चा जो भी लेके आएगा ना आप घर से, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, उसको मौका देंगे, चाहे वो उसकी संस्कृति हो, चाहे वो उसका भाषा का ज्ञान हो, ठीक है। तो बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, जो भी एक्सपीरियंस वो लैंग्वेज के लेकर के आया है उसको आप मौका देंगे कि वो अभिव्यक्त करे, एक्सप्रेस करे, उसको आप यूज कर पाए क्लासरूम में सीखने और सिखाने के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अभी टॉपिक आपका आएगा आगे, क्वेश्चन ही नहीं है, बीच बीच में टॉपिक्स भी हैं, ठीक। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, ये बताइए। अभी तो हमने डिस्कस किया था, यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। संज्ञानात्मक देखिए, संज्ञानात्मक रूप, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री या बाल साहित्य। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये ऑप्शन चेंज कर दिया। यहीं पे होता कि किसे महत्वपूर्ण मानते हैं तो आप परिवेश को मानते हैं, वो हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पे परिवेश के नाम पे क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया को, सोशल इंटरेक्शन। जब बच्चा आपस में 4 लोगों में इंटरेक्ट करेगा तो वो भाषा सीख जाएगा। और ये सामाजिक अंतःक्रिया की बात कौन करते हैं, व्यक्ति हैं जिनको लेव वाइगोस्की कहते हैं, लेव साइमन वाइगोस्की, जो रशिया से थे। उन्होंने कहा बच्चा अपने समाज में इंटरेक्ट करके सीखता है। तो जब वो 4 लोगों में इंटरेक्ट करेगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है और वो इसके एनवायरमेंट का हिस्सा है। तो आंसर बी इज द राइट आंसर।
मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अब जीन पियाजे, इन तीनों से भी खूब क्वेश्चन आते हैं, इवन इन तीनों क्या, पियाजे, वाइगोस्की और आपके स्किनर, यहां से लैंग्वेज पे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, आ जाओ एक बार, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। करते हैं जीन पियाजे, ये आपको हर एक जगह पे मिलेंगे सीटेट में और इवन किसी भी टीचिंग एग्जाम में। जीन पियाजे की अगर हम बात करें, कोई कह रहा है 5 का सी होगा, क्या है 5 के सी में, क्या पूछ लिया ऐसा? सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं दृश्य, अरे यार कैसी बातें करते हो, हद नहीं हो गई है? मतलब सोशल इंटरेक्शन से ज्यादा, मेरी एक्टिविटी करने से ज्यादा वो दृश्य श्रव्य सामग्री इंपॉर्टेंट है। कमाल करते हो भाई, हैं? कहाँ से लाते हो इतनी समझ? देखो जीन पियाजे की अगर हम बात करें तो जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक, पता नहीं क्या क्या फिलोसोफर, और भी इन्होंने बहुत सारे काम किए। तो इन्होंने बात की है कि बच्चा जो है, इन्होंने भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व एज सच दिया नहीं है अगर मैं बात करूं, बट हाँ कह सकते हैं कि है। इन्होंने बात की है भाषा की, जब ये बात करते हैं तो ये भाषा के एक प्रकार की बात करते हैं, अहम केंद्रित वाक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ईगो सेंट्रिक स्पीच। कि बच्चा जब 2 से 3 साल का होता है तो खुद से ही बोल बोल करके बातें करता है, क्योंकि वो क्या है, अहम केंद्रित है, सेल्फ सेंटर्ड है, खुद को ही सेंटर में रख करके देखता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि बच्चा बोल बोल के बातें करता है और वो सेल्फ सेंटर्ड है, तो अहम केंद्रित वाक्य की जो बात है या जो संप्रत्यय है वो किसने दिया है, तो आप कहेंगे जीन पियाजे ने दिया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इतनी ही बातें पियाजे के बारे में, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको जानने के लिए नहीं है, भाषा के क्षेत्र में एटलीस्ट। फिर एक व्यक्ति आते हैं लेव वाइगोस्की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेव वाइगोस्की कह रहे हैं कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतः क्रिया करते हुए सीखता है, यानी जो इंटरेक्शन करता है वो सोशली अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट में, सामाजिक अंतः क्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन। उसने देखा मम्मी और दादी बैठ करके बात कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करता है। उसने देखा टीवी पे डिबेट चल रही है, वो भी भाषा सीख रहा है। तो सोशल इंटरेक्शन, 4 बच्चों में जब वो बैठेगा तो वो भी नए नए शब्द सीखेगा। ठीक, तो सोशल इंटरेक्शन से हम लैंग्वेज सीखते हैं, इवन हमारे संज्ञान का, हमारी समझ का भी विकास होता है। आगे बढ़ेंगे। इनके अनुसार निज भाषा होगा, ये निजी भाषा नहीं है, ये पता नहीं कैसी टाइपिंग हुई है इसमें। निज भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, यानी ये कहते हैं कि जो प्राइवेट स्पीच, जैसे ईगो सेंट्रिक थी आत्म केंद्रित भाषा, उसी को लेव वाइगोस्की कह रहे हैं निज भाषा या प्राइवेट स्पीच, यानी बच्चा खुद से ही बातें बोल बोल करके करता है। और ये जो खुद से बोल बोल करके बातें करना है, ये उसके संज्ञान यानी उसके कॉग्निशन को, उसके समझ को, उसकी बुद्धि को विकसित करती है ये चीज। ठीक है, उसके संज्ञान को बेहतर बनाती है प्राइवेट स्पीच। निज वाक का मतलब क्या है? मान लीजिए मुझे इस पेन में, मान लो इसको मुझे शार्प करना है, तो मैं खुद से बोल रही हूँ ये एक पेंसिल है मान लेते हैं, तो मैं बोल रही हूँ कि अरे मेरा शार्पनर कहाँ है, ये वाला शार्पनर से ही इसको शार्प करूंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब मैं बोल बोल के बातें कर रही हूँ। बच्चा रेलगाड़ी से खेल रहा है और वो लगा के देखेगा अरे इसको ऐसे जोड़ना था, ये वाला नहीं, ये वाला बॉक्स चाहिए था। मतलब वो खुद से बातें करता है बोल बोल करके, जब वो 2 से 3 वर्ष में होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्राइवेट स्पीच की या निज वाक्य की या निजी भाषा की कह सकते हैं, ठीक, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। प्राइवेट स्पीच बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल है, उसके संज्ञानात्मक विकास में उसकी समझ का विकास होता है इस चीज से। ये 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है ना, 2 to 7 ईयर्स के बीच में ये डेवलप होती है। ठीक है, वैसे 2 साल के अराउंड आप मानेंगे इसको कि 2 से 3 साल में ये विकसित हो जाती है बच्चे में। अगर स्टेज की बात करेंगे तो 2 से 7 वर्ष। ठीक, तो ये काफी हेल्पफुल है प्राइवेट स्पीच। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, अभी बात कर लेंगे। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है लेव वाइगोस्की के बारे में, एक तो सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चा भाषा सीखता है, दूसरा निज वाक्य या निज भाषा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भी और भाषा विकास में भी। ठीक है, खुद से बोल बोल करके बातें करना। इन्होंने 3 प्रकार दिए हैं वैसे भाषा के। एक होती है आपकी सामाजिक वाक, लो मैं लिख करके दिखा देती हूँ। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स हैं आपके लैंग्वेज के। वाइगोस्की लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, फटाफट से समझते जाइएगा, है ना। वाइगोस्की की अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स आर देयर। पहला अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला हम बात करेंगे सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक। सामाजिक वाक जब वो 2 साल का होता है या उससे पहले भी, इवन 1 साल में भी वो एक एक शब्द बोलना शुरू कर देता है और सोशली वो बात करने लग जाता है। मम्मी मुझे दूध दे दो, पापा मुझे पानी दे दो, व्हाट्सोएवर इट इज। स्कूल जाना शुरू किया अगर प्लेवे वगैरह में, तो वहाँ भी वो बोलना शुरू कर देगा। तो इसको सोशल स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशल स्पीच कहते हैं।
ठीक है, तो ये 2 साल की उम्र में लगभग शुरू हो जाता है, ये कह सकते हैं हम। फिर आपकी नेक्स्ट चीज आती है निज वाक। निज वाक, ठीक, 2 साल के बाद या 2 साल के आसपास, 3 साल 4 साल, ये वो वाला टाइम है जब वो खुद से बोल बोल करके बातें करेगा। इसके बाद एक चीज आती है अंतः वाक, यानी साइलेंट इनर स्पीच। अंतः वाक, वाक का मतलब है भाषा, साइलेंट इनर स्पीच, इसको सोशल स्पीच कहेंगे, जब वो बाहर सबसे बोल बोल कर बातें करेगा 2-3 साल में। 2 साल में इवन शुरू हो जाता है 2 शब्दों को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना, ठीक। फिर निज वाक है प्राइवेट स्पीच, अराउंड 3 to 4 years, ठीक। और फिर है आपका अंतः वाक, यानी साइलेंट इनर स्पीच। अब उसको बाहर बोलने की जरूरत नहीं है कि वो मन में क्या सोच रहा है, वो मन मन में किसी को भी गालियां दे सकता है। साइलेंट इनर स्पीच, अपने मन में अब आप सोच सकते हो, जो आपकी प्राइवेट स्पीच थी अब वो साइलेंट हो गई, अंदर चली गई, ठीक है। तो ये आपका अराउंड 7 years, 6 और 7 years के अराउंड आपका आ जाता है ये 3 to 4 years, और यहाँ पे ये अराउंड 2 years, 2 to 3 years, ठीक है। इस सेंस में आप इसको लिख सकते हो। बाकी मैंने वाइगॉस्की में और क्लियरली बताया हुआ होगा, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट व्यक्ति हैं, पहले इनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है, यानी सोशल इंटरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, किससे संबंधित है? सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक, किससे संबंधित है? स्किनर से, पियाजे से, चॉम्स्की से या वाइगॉस्की से? अभी 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 डिस्कस किया है हमने, किससे संबंधित है? वाइगॉस्की से, ठीक है, लेव वाइगॉस्की से, ठीक। पियाजे से अहम केंद्रित वाक, ठीक है, अंतः मत समझ लेना, अंतः भी वाइगॉस्की से ही है, ठीक। स्किनर बात करते हैं अनुकरण की। स्किनर बात किसकी करते हैं? BF स्किनर, बुरहस फ्रेडरिक स्किनर कहते हैं इनको, तो यही समझ लीजिएगा इसको। स्किनर कहते हैं बच्चा अनुकरण के माध्यम से, अनुकरण मतलब इमिटेशन, नकल जिसको हम कहते हैं, बच्चा अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखता है और आप उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं, पुनर्बलन देते हैं, भाषा सीखता है। ये पॉइंट्स लिखने के हैं, ठीक है। मैं आपका समय कम से कम लेना चाहती हूँ, इसलिए मेरी स्पीड तेज है, ठीक है। बात अगर हम बात करें तो स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण से आती है, यानी उसने देखा आपको कुछ बोलते हुए कि आपने मान लीजिए कुछ भी बोला तो वो वही शब्द रिपीट करेगा, या फिर कोशिश करेगा। पानी आप बोलते हैं किसी चीज़ को देते हुए, ले बच्चे दूध पी ले, ठीक है। अब वो जैसे जैसे दूध बोलना शुरू करेगा और उसने दूध भी गलत भी बोला ना, तब भी आपने कहा हाँ हाँ आप समझ गए उसकी बात, मतलब उसे रीइंफोर्समेंट मिला, पुनर्बलन मिला उसे कि हाँ, जब आप वो तुतला के बोलेगा या थोड़ा गलत बोलेगा, सही बोलेगा, फिर उसको पुनर्बलन मिलेगा तो अगली बार और अच्छे से बोलेगा। तो अनुकरण से भाषा आती है और पुनर्बलन उसको और बेहतर करता है। पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्समेंट, गुड, वेरी गुड और ये सब जो हम कहते हैं। तो स्किनर बात किसकी करते हैं? वाइगॉस्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया, यानी कौन से कॉन्टेक्स्ट को इन्होंने डेवलप किया है या प्रेजेंट किया है वाइगॉस्की ने। अभी सेम क्वेश्चन आपने पढ़ा था अभी, बस उसी की लैंग्वेज बदल दी गई है, तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। लैंग्वेज क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है पेपर में, ठीक है जी। देखिए एक बार, तो व्यवहारवादी होता है बिहेवियरिस्ट, नहीं, बिहेवियरिस्ट कौन थे? स्किनर थे यहाँ पे, जो इमिटेशन की बात कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं। संज्ञानवादी आपके वाइगॉस्की और पियाजे हैं। व्यवहार सांस्कृतिक, ये एज सच हम इसको कुछ पढ़ते नहीं है, व्यवहार सांस्कृतिक जैसा कुछ नहीं है। समाज सांस्कृतिक यानी सोशियो कल्चरल, समाज और संस्कृति के अनुसार हम भाषा सीखते हैं। जिस समाज और जिस संस्कृति में हम इंटरैक्ट करते हैं उसी की भाषा को हम एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी समाज संस्कृति की बात होगी तो आप वाइगॉस्की को याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये CDP में भी आएगा आपके, ये पियाजे, वाइगॉस्की और जो आपके नॉम चॉम्स्की हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं नॉम चॉम्स्की को, ये आपके CDP में भी आएंगे, हर जगह आएंगे, ठीक। देखिए, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे है जूता पूरा बन जाएगा। यानी एक जिगसॉ पजल है जिसमें कोई शू बनाना है। अब उस शू को कंप्लीट करते हुए नगमा है कितने साल की है? 5 वर्ष के अराउंड के। वही जो मैंने आपको टाइम बताया था, 3 से 6 साल, 2 से 7 साल के बीच में ये चीज होती है, ठीक। अगर हम बात करें तो 5 वर्ष की नगमा है, ठीक, जो एक जिगसॉ पजल को पूरा कर रही है, एक पजल को कंप्लीट करने में लगी है, जिसमें से कोई एक पीस है, कोई एक टुकड़ा है जो
ब्लू कलर का होना चाहिए था और वो कह रही है खुद से, अरे ये वाला नहीं, लाइट ब्लू नहीं, डार्क ब्लू, वो कहाँ है। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगॉस्की किस तरह से संबोधित करेंगे? व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे, जोर से बोलना कहेंगे, पाठ या आत्म केंद्रित वार्ता कहेंगे। 4 जो भी लोग आंसर कर रहे हैं ये प्याजे कहते, ये आत्म केंद्रित ईगो सेंट्रिक, इसको प्याजे कहते। वाइगॉस्की व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे, इसको प्राइवेट स्पीच कहेंगे, कि जो प्राइवेट स्पेस में वो खुद से बोल बोल करके बातें करे। ठीक है, प्राइवेट का मतलब ये नहीं अंदर मन में जो बात करे, अंदर मन में जो बात करे उसको साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं, यानी अंतः वाक कहते हैं। प्राइवेट स्पीच बाहर बोली जाती है बट खुद से बोली जाती है, इसलिए प्राइवेट होती है, मोनोलॉग के जैसी। अब नेक्स्ट व्यक्ति है नॉम चॉम्स्की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा सीटेट का जिसमें इनसे क्वेश्चन ना आया हो। नॉम चॉम्स्की की अगर हम बात कर ही रहे हैं, व्यक्ति हैं नॉम चॉम्स्की, जीवित हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अभी तक। नॉम चॉम्स्की लिंग्विस्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने काम किया है, एमिनेंट काम किया है अगर हम बात करें लैंग्वेज के क्षेत्र में। तो प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है, ऐसा नॉम चॉम्स्की कहते हैं। जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं हम, भाषा को एक्वायर करने की, भाषा को अर्जित करने की हमारे अंदर एक यंत्र है, भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, भाषा अर्जन यंत्र। ठीक, लिख लीजिएगा, भाषा अर्जन यंत्र मतलब हमारे ब्रेन में कहीं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD कहते हैं इसको। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी जिसके माध्यम से, एक ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, वो प्रेजेंट है ह्यूमंस में, यानी किसमें? मनुष्य में, मानव प्राणी में। ठीक है, विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध रखती हैं, जिसे समझने में LAD हमारी सहायता करता है। यानी जितनी भी भाषाएं हैं विश्व में वो एक मूल व्याकरण या सार्वभौमिक व्याकरण जिसको हम कहते हैं, यानी ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं वो कुछ हद तक कॉमन होते हैं लैंग्वेजेस में, उस कॉमनैलिटी को हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन यंत्र जो है, डिवाइस जो है, वो ग्रहण कर लेता है। ये कहा जा रहा है किसके साथ? नॉम चॉम्स्की के साथ। जैसे कि आप कभी ये नहीं बोलते कि मैं खाना खा रही हूँ, आप ही नॉर्मली बोल देता है बच्चा, या मैं खाता हूँ, वो ये नहीं बोलेगा खाना खा रहा हूँ मैं या खा रहा हूँ खाना मैं, इस तरह का वो इतनी गड़बड़ नहीं होती, वो स्ट्रक्चर सही रहता है। किस वजह से? क्योंकि हमारी एक यूनिवर्सल ग्रामर है जिसको हम एक्वायर कर लेते हैं, किसके माध्यम से? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से, जो सभी भाषाओं में कॉमन होता है, एक यूनिवर्सल ग्रामर, कुछ सेट ऑफ रूल्स सेम होते हैं। ठीक, तो जन्मजात शक्ति के साथ हम पैदा होते हैं भाषा अर्जन की, कि हमें एनवायरमेंट मिलेगा अगर, तो हमारे अंदर वो जन्मजात क्षमता है कि हम भाषा को एक्वायर कर लेंगे और उसको सीख जाएंगे। ठीक है बात। तो ये भाषा अर्जन यंत्र की बात नॉम चॉम्स्की करते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर यानी मूल व्याकरण की बात कौन करते हैं? नॉम चॉम्स्की करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है कि मानव शिशु में वो जन्मजात क्षमता है कि वो भाषा का अर्जन कर सके। तो भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? हमेशा आता है क्वेश्चन, फटाफट से बताइए। प्याजे, चॉम्स्की, स्किनर और ब्रूनर। आंसर क्या हुआ? फटाफट से आंसर करो। देखिए एक बार, अगर हम बात करें किसकी? भाषा अर्जन क्षमता की, तो भाषा अर्जन क्षमता चॉम्स्की के साथ जुड़ी हुई है, नॉम चॉम्स्की। अगर हम बात करें तो हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर, दूसरा होता है राइट हेमिस्फेयर। ठीक है, मस्तिष्क का बायां और दायां पार्ट। अगर वैसे तो ये हाइपोथेटिकल है, मतलब इन्होंने हाइपोथेटिकली बताया, ऐसा नहीं है कि आप ऑपरेट करेंगे दिमाग को और कहीं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बैठा होगा, छोटी सी चिप होगी, उसको आप यूज कर लेंगे। इन्होंने ये हाइपोथेटिकली बताया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अगर कहीं होता होगा तो लैंग्वेज हमारे लेफ्ट ब्रेन में होती है ना, लैंग्वेज हमारे लेफ्ट ब्रेन में होती है, तो LAD कहीं लेफ्ट ब्रेन में ही पाया जाता होगा, अगर पाया जाता होगा तो। ठीक है, राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिविटी से संबंधित होता है और लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिक से, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, साइंस, ये सब लेफ्ट ब्रेन, और राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिविटी, कलात्मक रूप। ठीक है, आप रेस्ट भी करते हो या नहीं? कर लेती हूँ सुषमा, है ना। एक तो 70 तरह की चीज़ें हो जाती हैं, क्लास से पहले कुछ ना कुछ आ जाता है, कोई ना कोई इंसान प्रॉपर मैनेज करने के लिए रखना पड़ेगा, बहुत ही ट्रस्टेबल। देखिए लोग तो हैं बट उस सेंस में नहीं। स्किनर के अनुसार, यानी स्किनर के अनुसार, अभी हमने पढ़ा था स्किनर के बारे में कि स्किनर क्या कहते हैं, एक बिहेवियरिस्ट हैं और किसकी बात करते हैं? स्किनर। देखिए, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, अंतः क्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, या फिर भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो हमने अभी बात की थी कि भाषा अनुकरण यानी इमिटेशन के माध्यम से सीखी जाती है एज पर BF स्किनर।
इनसे भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ठीक, कि बच्चा नकल करता है, दूसरों को बोलते हुए देखता है और उसको फिर यूज करता है। अब हमारे कुछ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, अब फटाफट से प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग तरह के क्वेश्चन की और फिर छुट्टी करेंगे आपकी, ठीक है। देखिए एक बार, सामाजिक अंतःक्रिया से, सामाजिक यानी सोशल इंटरेक्शन से भाषा सीखने का समर्थन किस व्यक्ति ने किया है? अभी बात की थी, जहां बात सोसाइटी और कल्चर की आ जाए, समाज और संस्कृति की आ जाए, सामाजिक अंतःक्रिया की आ जाए, सोशल इंटरेक्शन की आ जाए, तो एकमात्र व्यक्ति हैं चॉम्स्की, वाइगोस्की, पियाजे, स्किनर। कौन होंगे? वाइगोस्की, ठीक है, वाइगोस्की, ठीक है बात। स्किनर अनुकरण की बात कर रहे हैं, पियाजे ईगो सेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित वाक्य, और चॉम्स्की जन्मजात क्षमता की बात कर रहे हैं भाषा की। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? यानी आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रहे हैं और हिंदी भाषा की बात चल रही है, तो किस पक्ष पे आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे? व्याकरण पे ध्यान देंगे, व्याकरण ज्ञान पे, भाषा ज्ञान, या भाषा प्रयोग पर? हमने बात की थी, लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो एनवायरनमेंट से आती है और यूज करके आती है। जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना बेहतर आप भाषा को सीख पाएंगे। तो भाषा ज्ञान तो अपने आप हो जाएगा जब आप उसको प्रयोग करने लगेंगे, ठीक। तो लैंग्वेज के यूज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, बजाय कि आपको रूल्स आप रटवाने लग जाएं बच्चे को, वो सब बाद में आ जाएंगे। स्पेशली प्राथमिक स्तर की अगर बात हो रही है, छोटे बच्चे हैं तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए अभिव्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन, कि वो एटलीस्ट घबरा करके चुप ना बैठ जाएं कि या तो बोलूंगी तो इंग्लिश में ही बोलना है या ढंग से ही बोलना है, अगर गलत शब्द बोल दिया तो मैम मारेंगी, वो वाला सीन नहीं होना चाहिए कि मैडम पीट पीट के भगा देंगी मुझे अगर मैंने गलत शब्द बोल दिया। अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, नेचुरल एक्सप्रेशन, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप अगर प्राइमरी लेवल पे एक शिक्षक हैं तो। बात, बच्चा अपनी बात को कह तो पाए, उसके बाद देख लेंगे, सुधर जाएगी भाषा तो। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। अब ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, इसके लिए कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें तो व्याकरण से उसका नाता न टूटे, इतना बड़ा दायरा होना चाहिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने का, या फिर भाषा प्रयोग से, भाषा की परिभाषा से, या व्याकरण रटने से? अगेन सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ है बच्चा? भाषा प्रयोग, लैंग्वेज के वो यूज करने से उसका नाता ना टूटे, ऐसा ना हो बस वो ज्ञाता तो बन जाए और वो यूज ना कर पाए ठीक से, ठीक है। जिस भी स्थिति में जरूरत हो, जैसे भी हो, लिख करके, पढ़ करके, बोल करके, जहां भी जैसे जरूरत हो। फिर है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है। इस बार ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया है, कि एक होती है आपकी न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार, जहां पे सिर्फ माँ बाप हैं, 2 बच्चे हैं, ठीक। दूसरी होती है आपकी ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिलीज में जो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट है बच्चे का, वो ज्यादा बेहतर होगा रिलेटिवली, बजाय कि आपके एकल परिवार में जहां सिर्फ 2-3 लोग हैं। संयुक्त परिवार में तो दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, ताऊ ताई, पता नहीं कितने लोग हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा इंटरेक्शन, उतनी ज्यादा कहानियां, दादी अलग कहानी सुना रही है, नानी अलग कहानी सुना रही है, कोई कुछ सुना रहा है, तो जितने ज्यादा बच्चे भी कई सारे हैं, चाचाओं के, मामाओं के, कजन वगैरह हैं, ठीक। तो संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली में भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका रीजन क्या है? अंतःक्रिया ज्यादा है, परस्पर अंतःक्रिया, जो आपस में इंटरेक्शन है वो ज्यादा है, और जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतनी बढ़िया आप भाषा सीख जाएंगे, सिंपल बात है, ठीक। इसका रीजन ये नहीं कि बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, कि सिर्फ नकल तो वो माँ बाप के साथ भी कर सकते थे, न्यूक्लियर फैमिली में भी बड़ों की परिपक्व भाषा, क्यों, छोटे भी तो हैं और जरूरी नहीं है परिपक्व ही हो, ठीक। परस्पर प्रश्न उत्तर, वो तो एकल परिवार में भी संभव था कि वो क्वेश्चन आंसर पूछ पाए, लेकिन परस्पर अंतःक्रिया ज्यादा होती है, सोशल इंटरेक्शन ज्यादा होता है संयुक्त परिवारों में, इसलिए आंसर क्या है? सी ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। यानी लैंग्वेज के द्वारा क्या होगा? हमारी जो नॉलेज का दायरा है, जो हमारा नॉलेज का स्फीयर है, वो भी ब्रॉड होगा, विस्तृत होगा, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? किस वजह से सबसे ज्यादा योगदान जो है वो किस चीज का है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय समाचार पत्रों या पत्रिकाओं का, बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, या विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। ज्ञान क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र की बात हो रही है, यानी उनका नॉलेज की बात हो रही है। जो बेहतर आंसर है यहाँ पे वो बाल साहित्य की पुस्तक होंगी यहाँ पे, ठीक है। होने को सांस्कृतिक गतिविधि भी हो सकती थी, बट हमें नहीं पता यहाँ किस तरह से। ज्ञान क्षेत्र की बात हो रही है ना, ब्रॉड डोमेन नॉलेज की बात हो रही है, तो बाल साहित्य के साथ जाएंगे। चिल्ड्रन लिटरेचर की, उनको दुनिया भर की चीजें कल्पना करने को मिलती हैं, पढ़ करके उनका दिमाग भी विकसित होता है, भाषा भी अच्छी होती है, अलग अलग तरह की चीजें मिलेंगी। सांस्कृतिक एस्पेक्ट में तो हो सकता है एक ही तरह की चीजें मिल रही हों, जिस भी संस्कृति से वो जुड़े होंगे, लेकिन बाल साहित्य में उनको मल्टीपल परिप्रेक्ष्य मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है?
प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? पहला ऑप्शन है सरल पाठ्यपुस्तक, यानी इजी होनी चाहिए लैंग्वेज आपकी बुक की। निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, यानी ऐसा कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेटिव एनरिच्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे कम्युनिकेशन को प्रमोट किया जाए, इस तरह से कह सकते हैं। बाल साहित्यकारों का साहित्य या चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। सबसे पहली शर्त तो ये है कि बच्चे को कम्युनिकेट करने का मौका मिले, ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ उसको भरपूर मौके दिए जाएं संप्रेषण के, यानी एक्सप्रेशन के, कम्युनिकेशन के, जहाँ वो अपनी बात को कह सके, कोई उसकी बात को सुने तो उसको फटकार ना लगाए, वो डरे ना। सबसे पहली शर्त है एनवायरनमेंट अच्छा होना, बाकी सारी चीजें बाद में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यानी अपनी मदर टंग का प्रयोग करते हैं। कोई बच्चा है जो भोजपुरी बोलता है तो भोजपुरी का प्रयोग करने लगता है जब आपस में बात करता है तो ठीक। कोई और बच्चा है वो दूसरी भाषा पंजाबी बोली जाती है, वो पंजाबी शब्द बीच में यूज करने लगता है। तो ये क्या है? ये बात स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, वैध नहीं है, बहुत गलत है? अरे पाप थोड़ी कर रहा है, बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेगा, ये त्रिभाषा सूत्र में भी कहा जा चुका है। अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं ये बात बिल्कुल स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल है कि बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करे, यानी अपनी मदर टंग का प्रयोग करे। ये बात जो है बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है, नेचुरल है, क्योंकि मातृभाषा एक ऐसी चीज है जो उसने सबसे पहले सीखी है अपने आसपास एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को, यानी उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करें, यानी नकल के लिए, भाषा प्रयोग के अवसर दें, व्याकरण सीखने के लिए कहें या साहित्य पढ़ने के लिए कहें। व्याकरण भी सीख जाएगा, जरूरी नहीं है पहले व्याकरण सीखेगा, पहले भाषा प्रयोग तो सीख ले, पहले आप भाषा बोलना समझना तो सीख लें, व्याकरण भी सीखते रहेंगे। भाई हिंदी हमने पहले घर में आसपास सीखी, उसके बाद व्याकरण सीखा स्कूल जा करके, साहित्य हमने बाद में पढ़ा, पहले हमने बोलचाल की भाषा सीख ली। तो सबसे, और ये अनुकरण से भी ज्यादा क्या है, भाषा प्रयोग के अवसर देना, ठीक है, जहां पे वो यूज करे। मान लीजिए नकल करता रहता है सिर्फ, और उसको खुद को यूज करने का मौका मिला नहीं, तो उसने तो वही सीखा जो उसने नकल से सीखा, खुद तो वो यूज ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो भाषा प्रयोग के अवसर देना सबसे ज्यादा जरूरी है। मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध है, अस्मिता और व्यापार के साथ, व्यावहारिकता और व्यवहार के साथ, अस्मिता और विचार के साथ, वैचारिकता और व्यापार के साथ। आंसर कीजिएगा सोच समझ करके। देखिए एक बार, भाषा का मनुष्य की अस्मिता, अस्मिता होता है आत्मसम्मान, गौरव, एक तरह से जो प्राउड फील करना उसको, है ना। तो ये हम एक तरह से कहेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट, या उसका जो मैं वाला एस्पेक्ट है कि मैं जो हूँ, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी एक तरह से हम कह सकते हैं। और विचार यानी जो उसके थॉट्स हैं, ठीक। तो अस्मिता, भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। अब ये आपको फिट करके ही देखने पड़ेंगे दोनों ऑप्शंस, नहीं तो इसमें आपको कई सही लग सकते हैं, बट जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसी को आप चूज करेंगे इस केस में एटलीस्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो भाषा की चुनौतियों और अवसरों को, जटिलताओं और मानकों को, चुनौतियों और प्रचलनों को, या जटिलताओं और नियमों को। अगर हम बात करें, ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही, यानी उनका स्कूल शुरू भी नहीं हुआ होता, 5-6 साल से पहले ही भाषा की चुनौतियों और प्रचलनों को आत्मसात कर लेते हैं। ये बात कहना ज्यादा बेहतर है, चुनौतियों और अवसरों को। अवसर कौन से, मतलब कौन से अवसर, ठीक है। जटिलताओं और मानकों को, भाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं सीख पाते, स्कूल आकर के सीखते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ये कहना गलत होगा। जटिलताओं और नियमों को, नियम भी वो स्कूल आके सीखते हैं, नियम पे फोकस नहीं रहता है स्कूल आने से पहले। तो बेहतर आंसर क्या है, चुनौतियों और प्रचलनों को, जो भी बेसिक शब्द चल रहे होते हैं सोसाइटी में, है ना, जैसे वो थारा भाई जोगिंदर चल रहा है आजकल, तो थारा ही होता है ना, हाँ। तो ये क्या प्रचलन है कि आजकल कौन से शब्द ट्रेंड कर रहे हैं या ट्रेंड में है, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। तो जो भी चुनौतियां, या कई बार उसको दिक्कत होती है ना अपनी बात कहने में, तो बच्चा ये स्कूल आने से पहले ही जब वो भाषा बोलना सीख जाता है तभी कर लेता है, ठीक है।